अरे तू तैयार हो गया? मैं अभी तुम्हारे लिए टोस्ट बनाती हूँ। ये लो आई, 1700 है, मैंने पॉकेट मनी से बचाई थी। मुझे क्यों दे रहा है? अपने पास रख, वो एग्जाम हो जाएगा ना तो दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए काम आ जाएंगे। नहीं आई, मुझे पता है नेहा दीदी कितनी मेहनत से पैसे कमाती है, आप दोनों कैसे घर चलाते हो। प्लीज आई, ये घर के लिए रख लो। अरे करण, हो क्या गया है तुझे? कुछ नहीं है, मुझे लेट हो रहा है। बाय। बाय क्या? अरे नाश्ता तो करके जा, तब तक टीवी देख लेना, नहीं तो वो कंप्यूटर पे क्या करता है बातें वो कर लेना। हाँ करण, नाश्ता तो करके जा। करण, बाय आई। दर्द और मायूसी की अदृश्य चादर में लिपटा 18 वर्षीय करण माने जब कॉलेज के लिए निकला तब उसकी मां को हल्का सा एहसास तो हुआ था कि कुछ अटपटा सा है, खासकर तब जब उसने अपनी जेब खर्च और उससे बचाए हुए पैसे उन्हें लौटाए थे। करण की इस हरकत में खामोश आह थी, एक संदेशा था, शायद मदद के लिए पुकार था। The number you have called is currently switched off. उसका फोन तो अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। आई 24 घंटे हो गए, अभी तक उसका कोई पता नहीं चल रहा है। उसने ऐसा कभी नहीं किया था, मुझे बहुत डर। भाई देख, तू डर मत, ठीक होगा वो। जाते वक्त ही मुझे कुछ अजीब लगा। जाते वक्त वो मुझे अपने पॉकेट मनी के पैसे दे गए। कहाँ होगा मेरा बच्चा? नेहा जी, आपके छोटे भाई करण ने आपके साथ कभी ना कभी कुछ तो शेयर किया होगा। नहीं सर, काफी दिनों से चुपचाप तो रहता था, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, अपने काम में बिजी थी। नेहा जी, हमारे जमाने को ये श्राप है बिजी रहना। इतना अंधा, इतना बहरा, इतना गूंगा बना देता है कि हमारे अपनों की तो दूर की बात, हम खुद की आहे भी सुन नहीं पाते। मैं उसे रोकने वाली थी, मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा, कुछ तो ठीक नहीं हो रहा। कौन से कॉलेज में पढ़ता करण? LMS जूनियर कॉलेज, 12वीं साइंस में है। लेकिन वो कल कॉलेज नहीं गया था। ये बात आपको कैसे पता? जी, मैंने उसके दोस्त को फोन किया था, मेहुल, उसी ने मुझे बताया। कॉलेज आया ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है मेहुल? आज सुबह तो आई के सामने कॉलेज का बैग लेके निकला था। नेहा दीदी, मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि करण आज पूरे दिन कॉलेज नहीं आया। मैंने उसको कॉल किया, मैसेजेस किए, ऑनलाइन मैसेजेस भी छोड़े, पर नो रिस्पॉन्स। मुझे लगा उसका फ़ोन गुम गया होगा, ढूंढ रहा होगा। पर आज वो कॉलेज कैसे मिस कर सकता था? क्यों? क्योंकि आज प्रोफेसर जैन का प्रोजेक्ट सबमिशन था, एंड वो लेट सबमिशन अलाउ नहीं करते। करण कॉलेज नहीं गया, अपनी पॉकेट मनी और सेविंग्स आपको लौटा दी, और आप दोनों के हिसाब से वो चुपचाप रहता था, शायद दुखी था। तो एक सवाल सबसे पहले पूछूंगा, क्या कोई लड़की इन्वॉल्व थी उसकी जिंदगी में? मेरा भाई करण बहुत ही स्टूडियस लड़का है, वो अपना सारा दिमाग सिर्फ पढ़ाई में लगाता है। नेहा जी, हम सभी 18 के रह चुके हैं और सभी जानते कि इस उम्र में दिल दिमाग पर हावी हो जाता है और हार्मोन्स दिल पर। नहीं सर, अगर उसकी जिंदगी में कोई लड़के होती तो सबसे पहले वो मुझे और नेहा को बताता। हम तीनों ही बहुत करीब हैं सर, हमारे बाबा को गुजरे 8 साल हो चुके हैं, तब से हम ही तीनों हैं एक दूसरे का सहारा। हम आपस में कुछ भी छुपाते नहीं हैं एक दूसरे से। लेकिन नेहा जी, कुछ चीजें होती है जो हम खुद से भी छुपाते हैं तो किसी और के साथ कैसे शेयर कर सकते? खैर, करण का कोई दोस्त है जिसने उसके साथ बात की हो या कुछ शेयर किया हो? सर, उसका एक दोस्त है मेहुल, और दूसरा हमारी बुआ का लड़का रोहन, जो गिरगांव में रहता है। बचपन से ही दोनों बहुत क्लोज हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने उसी को फ़ोन किया था। नेहा ताई, करण ने 1 हफ्ते से मुझसे ही बात नहीं की, कोई SMS तक नहीं किया उसने मुझे। आज सुबह से घर नहीं आया है, आई से बोल के गया था कॉलेज जा रहा है। मुझे और आई को बहुत टेंशन हो रही है, मैं सोच रही हूँ पुलिस कंप्लेन कर दूँ, उसका फ़ोन भी बंद बता रहा है। आप एक बार उसके कॉलेज के दोस्त मेहुल को ट्राई करो, वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं।
सर ये रोहन है, अभी अभी आपको इसी के बारे में बता रही थी मैं। ताई कुछ पता चला क्या? करण का पता चल जाएगा, उसकी फोटोग्राफ है हमारे पास, आप लोग उसका नंबर और बाकी की डिटेल्स भी दे दीजिए। मेरा बेटा मिल जाएगा ना? देखिए, करण को ढूंढने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारा शक उसकी मायूसी पर है, तो तहकीकात की शुरुआत भी उसकी मायूसी से ही करेंगे। करण की खोज शुरू हो गई। जवानी के जजीरे पर नया नया दाखिल हुआ करण आखिर कहां चला गया था और क्यों? कई सवाल उसकी मां और बहन को परेशान कर रहे थे, लेकिन उनके जवाब करण के मिलने के बाद ही मिल सकते थे। लेकिन क्या करण कभी मिलने भी वाला था? पिछले 6 महीनों में कल का एक ही दिन था जब वो एब्सेंट था। करेक्ट सर। सर, ये जो लड़का है करण माने, ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आप इसे टॉपर भी कह सकते हैं। यही नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी काफी एक्टिव है। हेलो अर्चना, आज मैं काम पे नहीं आ पाऊंगी, घर में थोड़ा सा इशू हो गया है। क्या इशू हो गया नेहा? करण कल सुबह कॉलेज गया था, अभी तक वापस नहीं आया है। ओह गॉड, और उसका फोन? कई बार फोन लगाया, फोन भी बंद है। मैं और आई बहुत परेशान हो रहे हैं। पढ़ाई में टॉपर, एक्स्ट्रा करिकुलर में एक्टिव, डिसेंट लड़का। कोई गर्लफ्रेंड थी उसकी? नहीं सर, करण का सारा फोकस पढ़ाई में था सर। वो हमारे साथ घूमने भी नहीं आता था एंड पार्टीज के लिए भी नहीं आता था सर। एंड आई एम क्वाइट श्योर सर, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। रोहन रिलैक्स, हमें हमारा काम पता है जो हम कर रहे हैं। सॉरी सर, लेकिन मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। करण ऐसे बिना बोले जाने वालों में से है ही नहीं, इम्पॉसिबल सा है ही। अच्छा, एक बात बताओ, क्या हमें सब कुछ बताया गया है या कुछ छुपाया है हमसे? नहीं श्योर? ऐसा तो कुछ नहीं है सर। क्योंकि ये थोड़ा एबनॉर्मल नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र का लड़का अपनी पॉकेट मनी लौटा कर गायब हो जाता है? पैसे लौटाना मुझे बिल्कुल एबनॉर्मल नहीं लगता। वो तीनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम अच्छी तरह समझते हैं सर। और इनफैक्ट करण मुझसे भी काफ़ी कुछ शेयर करता है। उसने तो मुझे कुछ ऐसा कुछ बताया नहीं। पर कुछ तो है, जरूर है, और रोहन उसे हम ढूंढ निकालेंगे। सर, करण माने के फोन रिकॉर्ड्स। कल सुबह 9:30 बजे उसने अपना फोन स्विच ऑफ किया। करण 9:30 बजे ही अपने घर से बाहर निकला। किसी नंबर पर शक? नहीं सर, सारे बड़े जनरल से कॉल है। हाँ, एक नंबर पर पिछले एक हफ्ते में उसने कई बार बात की है। नंबर है 4445638849। इस नंबर से पहले कभी बात नहीं हुई थी? नहीं सर, इस नंबर पर पहले एक बार भी बात नहीं हुई। लगता है नई नई पहचान वाला नंबर है ये। किसका है? लड़की का है? नहीं सर, लड़के का है। गौरव शिंदे, 24 साल। फोन करके बुला लो इसे। मैं जा रही है ड्यूटी पर। तो वो तो रोज आती है ना, इस अनाउंसमेंट करने की क्या जरूरत है? क्या जो जी में आए, अगर मेरे को क्या है? हेलो, एक बार ऑर्केस्ट्रा सिंगर गौरव शिंदे और एक 18 वर्षीय होनहार स्टूडेंट करण माने के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि एक हफ्ते के अंदर उनके बीच में 2 दर्जन से भी ज्यादा कॉल्स हुए थे? क्या शिंदे इस मिसिंग केस की एक अहम कड़ी थी? क्या गौरव शिंदे जानता था कि करण कहां हो सकता है? दूसरी ओर करण की बुआ का लड़का रोहन, उसे अचानक कोई बात याद आई थी। करण के बारे में एक ऐसी बात जो उसके जहन से निकल गई थी पर अब याद आ गई। हाँ बोल करण। यार 10,000 चाहिए थे यार, बहुत अर्जेंट है। 10? अबे ATM हूँ क्या मैं? यार देखना प्लीज, कुछ हो सकता है क्या? ऐसा भी क्या अर्जेंट है बॉस? यार वो मेरे को ना एक प्रोजेक्ट सबमिशन करना था और ना उसका मटेरियल बहुत महंगा है यार, मुझे खरीदना है उसे। अच्छा यार, 10 तो बहुत ज़्यादा है। देख, चाहिए तो मैं पापा से बात कर सकता हूँ, दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो यार वाट लग जाएगी। प्लीज प्लीज रोहन, कुछ करना यार, कुछ हो सकता है तो।
10,000 रुपये मांगे? ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं, किसी साइंस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, उसने ऐसा बोला। नहीं रोहन, किसी भी साइंस प्रोजेक्ट के लिए 12वीं क्लास में 10,000 रुपये नहीं लगते, और अगर लगते भी तो मुझसे नहीं मांगता। शायद 10,000 रुपये आपसे तुरंत मांगना उसे अजीब लग रहा होगा दीदी। नहीं रोहन, करण ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई तुझसे कुछ 10,000 रुपये की बात की क्या? मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। उल्टा जाते वक्त अपने पॉकेट मनी से बचाए हुए 1700 रुपये मुझे दे के गया वो। पता नहीं नेहा ताई, मुझे कोई लोचा लग रहा। सच में आप एक बार पुलिस से बात करो। सर क्या बात हो गई सर? करण माने को कैसे जानते हो? क्यों सर, कुछ गड़बड़ी हुई है? गड़बड़ी हुई इसलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। बोलो, करण माने को कैसे जानते हो? करण और मैं अच्छे दोस्त हैं। कब से तुम्हारी दोस्ती? तो पिछले 1 हफ्ते पहले मैं करण से पहली बार मिला था। और 1 हफ्ते में एक अच्छी दोस्ती भी होगी, वो भी एक बार सिंगर और साइंस स्टूडेंट के बीच। तू जोगेश्वरी में रहता है, करण घाटकोपर का लड़का। क्या कहानी है भाई तेरी अच्छी दोस्ती की? सर 1 हफ्ते पहले मैं घाटकोपर के रोज बार में परफॉर्मेंस के लिए गया था, तो वहीं घाटकोपर स्टेशन पे मैं ऑटो का इंतजार कर रहा था। आप आनंद नगर जाओगे क्या? ये पीछे कौन बैठा है भाई, भूत है क्या? अरे नहीं यार, मैं आनंद नगर होते हुए जाऊंगा। ड्रॉप दे सकता हूँ तुम चाहो तो? थैंक यू। आ जाओ आ जाओ। आप म्यूजिशियन हैं? म्यूजिशियन हूँ, सिंगर हूँ। टू कूल यार। म्यूजिक का बड़ा शौकीन है करण, इसलिए हमारी जम गई। नंबर्स एक्सचेंज किए थे हम दोनों ने, फिर दिन में 1-2 बार मैसेजिंग या फ़ोन पे बात हो जाती थी। पर पिछले 2-3 दिन से करण का ना तो कोई कॉल आया, ना ही कोई मैसेज। सर सब ठीक तो है ना? करण गायब है। गायब मतलब? गायब मतलब गायब, गुम, मिसिंग। 3 दिन पहले कॉलेज के लिए निकला था, लौटा नहीं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है सर? करण ने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की। देखो गौरव, अगर करण के बारे में कुछ जानते हो तो बता दो हमें, ताकि हमें उसे ढूंढने में आसानी हो जाए। सर मेरी और करण की तो ज़्यादातर म्यूज़िक को लेकर बात होती थी। हम दोनों पुराने गानों के फैंस हैं। पर्सनल बात तो कभी हुई नहीं सर। उसे पैसों की जरूरत थी, 10,000 रुपए, किसी कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए। 10,000? तुमसे मांगे थे उसने? नहीं सर। ये पैसों की बात 8-10 दिन पहले हुई थी, और लगभग तभी तुम दोनों की दोस्ती हुई थी। नहीं गौरव, ऐसा तो नहीं कि तुम कुछ भूल रहे हो या छुपा रहे हो? नहीं सर। क्या लैब प्रोजेक्ट के लिए 10,000 रुपये? नहीं सर, नॉट पॉसिबल। हमारे कोर्स में तो ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं था। कोई दूसरा बाहर का काम था? किसी क्लासेस का असाइनमेंट, किसी कोचिंग क्लास का? नहीं सर, करण खुद से ही पढ़ता था सर, और उसने तो कभी कोचिंग क्लासेस में कदम ही नहीं रखा। पर अगर उसे 10,000 रुपये चाहिए ही थे तो वो मुझसे ले सकता था। और उसने रोहन से मांगे, और आपको भनक भी नहीं थी। ऊपर से 1700 रुपये अपनी माँ को लौटा दिए। सर इस सब का क्या मतलब है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब तो इन्वेस्टिगेशन में पता चल ही जाएगा। और इस मतलब का ये भी मतलब है कि करण आप लोगों से कुछ छुपा रहा है। आप तीनों करीब जरूर थे, पर उतने भी नहीं। रोहन, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि करण ने तुझसे 10,000 रुपये मांगे थे? बहुत अर्जेंट होता तो मैं इंतजाम करता। पापा मैं भूल गया था, माइंड से निकल गया मेरी। रोहन प्लीज मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें ऐसी कोई भी बात मालूम है, कोई भी बात जो हमें नहीं मालूम? नेहा ताई, मैं कोई भी चीज़ क्यों छुपाऊंगा मैं? सर, रोहन के कॉल रिकॉर्ड्स, शक करने लायक कुछ नहीं मिला। पर शक करने लायक जरूर कुछ तो हुआ है। उसने अपनी बहन से पैसे नहीं मांगे, सिर्फ रोहन से मांगे, और वो भी अर्जेंटली। सर गायब हुए 5 दिन हो गए, किडनैपिंग तो नहीं लगती, वरना रैंसम का कॉल आ जाता, या फिर किडनैपर्स किसी तरह का कुछ संदेशा भिजवाते। संदेशा तो करण खुद दे रहा था, सिर्फ उसके घर वाले उस सिग्नल को पकड़ नहीं पाए। कैसे सिग्नल्स? करण काफी दिनों से चुपचाप रह रहा था। अपने दोस्त मेहुल को भी उसने कुछ नहीं बताया। 1700 रुपए की अपनी सेविंग माँ को लौटा दी। घर से बाहर निकलते ही अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दिया, और जाते वक्त माँ को 2 बार बाय बोला। पर अब मानता हूं ये सारे डायरेक्ट सिग्नल नहीं थे, इनडायरेक्ट थे, छुपे हुए थे।
और ऐसे सारे सिग्नल सिर्फ वही आदमी देता है जो कुछ एक्सट्रीम कदम उठाने वाला रहता है। सुसाइड रूल आउट नहीं कर सकते। अब तक ये एक मिसिंग केस था, लेकिन धीरे धीरे इसका एक नक्शा उभर रहा था। अब ये साफ होता जा रहा था कि करण अपनी मर्जी से अपने लोगों को छोड़कर गया था, और शायद अपनी जिंदगी को भी। और दुर्भाग्यवश यही सच निकला। सर, एक लाश मिली है कल्याण रेलवे पुलिस को। हमने जो तस्वीर भेजी थी और जो डिस्क्रिप्शन भेजी थी, बॉडी उससे मेल खाती है। बॉडी के 3 टुकड़े हो चुके हैं। कहीं से भी किसी भी तरह की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल पाई जिससे ये पता लग सके कि ये बॉडी किसकी है। मुझे लगता है सर कि ये लाश करण माने की है। पर अब समझ में नहीं आ रहा इस करण को कौन सी चीज खाई जा रही थी। इसे पैसे किस लिए चाहिए? सर, ये लड़का अपने दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी नहीं करता था, दिन रात पढ़ाई में लगा रहता था। समझ नहीं आ रहा इसने सुसाइड क्यों किया। बहुत ही सीधा साधा लड़का था सर। लेकिन 18 साल का था। लड़के से आदमी बन रहा था, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे। सर, हर इंसान उस दौर से गुजरता है, लेकिन हर कोई सुसाइड तो नहीं करता। कुछ तो हुआ जो वो अपनी माँ और बहन के साथ शेयर नहीं कर पाया, और अपने हम उम्र लोगों के साथ भी शेयर नहीं कर पाया, जैसे उसका कजिन रोहन और उसका दोस्त मेहुल। लेकिन पर उसने अपनी फीलिंग्स किसी न किसी के साथ तो जरूर शेयर की होगी। जमाना शेयर और लाइक का है सर। जो इंसान रियल लाइफ में अपनी फीलिंग्स छुपाता है ना, वो साइबर लाइफ में अपनी फीलिंग्स जरूर बताता है। ये रियल लाइफ और साइबर लाइफ के बीच में ही इस करण के मौत का राज छुपा होगा। अगले 48 घंटों में केस क्लोज हुआ, लेकिन उन 48 घंटों में जो खुलासा हुआ, उसने इन्वेस्टिगेटिव टीम को एक ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड का टूर करवाया जहां हर पल हर क्षण शायद लाखों लोग एक टूरिस्ट की तरह से आते हैं, और लाखों लोग हमेशा के लिए वहां बस भी जाते हैं। इनमें से कुछ लोग इस वर्चुअल वर्ल्ड में ऐसा झटका खाते हैं कि वो वर्चुअल वर्ल्ड के साथ साथ रियल वर्ल्ड से भी आउट हो जाते हैं, अपने आप को जिंदगी से डीएक्टिवेट कर देते हैं। हाँ सर, करण भी फ्रेंड स्क्वायर पर एक्टिव था। हम सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स और चैटिंग एप्लीकेशंस पर ज़्यादा मिलते हैं और रियल लाइफ में कम। तुम्हारे फ्रेंड स्क्वायर अकाउंट से तुम करण का फ्रेंड स्क्वायर अकाउंट खोल लो। सर, बद्री। यस सर। करण माने का मैसेज इनबॉक्स खोल सकते हो? मुझे 5 मिनट दीजिए सर। मेहुल, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लूंगा मैं। और हाँ, मुंबई छोड़कर कहीं जाना नहीं। जी ताई, वो पुलिस के हैकर्स ने करण का फ्रेंड स्क्वायर अकाउंट हैक कर लिया। फ्रेंड स्क्वायर पे कुछ चल रहा था ना, पता था ना तुझे, फिर मुझे क्यों नहीं बताया? नेहा ताई, आई शपथ, मुझे कुछ मालूम नहीं है। आप मेरे ऊपर शक करना बंद करेंगी? सर, लड़की का नाम अंजलि है। जनवरी 2015 से करण और इस अंजलि की दोस्ती हुई है, और तब से करण अपना 95% चैटिंग टाइम इस अंजलि के साथ ही स्पेंड कर रहा है। मैसेजेस पढ़ेंगे सर? इन दोनों के बीच के जो भी मैसेजेस होंगे वो हमारे लिए सुसाइड केस के सबूत होंगे। बद्री, एक एक मैसेज पढ़ेंगे। खोल दो इनबॉक्स। हे, हेलो, व्हाट्सअप। अंजलि, तुमने तुम्हारी प्रोफाइल इन्फो में कॉलेज मेंशन नहीं किया है। क्यों, मिलने आना है? नहीं, जनरली। ओह, तो नहीं मिलोगे? अभी आ जाऊं? या स्टूपिड। करण,
तुम अपना प्रोफाइल पिक चेंज कर दो। क्यों? अच्छा नहीं लगता? नहीं, वो बात नहीं है। मेरे लिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है ना। क्यूट कोई कैसे हो सकता है? ओह प्लीज, टांग मत खींचो मेरी। यार क्या जमाना है, एक लड़की एक लड़के को कॉम्प्लीमेंट देती है और देखो इसे, डम्बो। वो जो तुमने पिक्चर पोस्ट किया है, वो लड़का जो तुम्हारे साथ खड़ा है, कौन है वो? कौन हो सकता है, तुम बोलो। मैं कैसे गेस करूं? फ्रेंड होगा कोई, बॉयफ्रेंड तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वेल, होने को तो हो सकता है, लेकिन मैं। व्हाट लेकिन? व्हाट मैं? कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ है तो लकी है। लकी तो है, पर बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा बड़ा भाई है। ओह ओके ओके। और तुम उससे बच के रहना, ओके? मैं क्यों बच के रहूं? क्योंकि वो मेरे बॉयफ्रेंड का कचुम्बर बनाने की बातें करता है। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? नहीं हो। सो सैड। और मैं क्या क्या प्लान्स बना रही थी लाइफ में। ओके बाय। अरे अरे वेट, तुमने वो जो बॉयफ्रेंड वाली बात की थी, वो सीरियस थी? देखो मैं हमेशा मजाक करती रहती हूँ, पर अब सीरियसली एक बात बताओ, तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? इंटरेस्टेड? फुल ब्लोन प्यार हुआ है। एक शौक दूं तुम्हें? मार ही डालो प्लीज। मुझे भी हुआ है फुल ब्लोन प्यार। दस दिनों तक इनका इंटेंस रोमांस चला सर, और फिर बात नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई। करण, हम नंबर्स एक्सचेंज कर सकते हैं, पर कॉल सिर्फ मैं करूंगी जब मुझे करेक्ट लगे। तब तक नो कॉल्स। अग्रीड? अग्रीड अग्रीड। ये मेरा नंबर है, मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूंगा। मेरा नंबर, बट नेवर कॉल, नेवर। एसएमएस कर सकते हो, बट नो कॉल्स। डन डन। डायल किया गया नंबर वैध नहीं है। नंबर फेक है सर। ओह ओके ओके, अब गियर शिफ्ट हो रहा है सर। स्वीट फ्लर्टिंग और रोमांस से अब डर्टी टॉकिंग शुरू हो गई, साइबर इंटीमेसी। जाहिर सी बात है, ये अंजलि करण के साथ खेल रही थी और ये करण खेलना चाहता था। हाय हेलो से सीधी ऐसी बात है, वो भी इतना जल्दी? फिर प्रॉब्लम हुई सर, ये यहाँ उसका भाई बीच में आ गया, अंजलि का भाई। करण आई एम सॉरी, मैंने कंप्यूटर ऑन छोड़ा था, मेरे भाई ने हमारे चैट्स पढ़ लिए। ओह गॉड, मैं अपनी जान दे दूंगी। ये लास्ट दो मैसेज इनके बीच 12 जनवरी को है सर, और 18 जनवरी को करण ने रोहन से 10,000 रुपए मांगे थे। सर इस अंजलि के भाई ने करण को डराया धमकाया होगा। ये करण डर गया होगा। ये अंजलि के प्रोफाइल पर इसने कोई अपनी इन्फॉर्मेशन भी शेयर नहीं की। इस अंजलि तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? सर इसके रियल वर्ल्ड का एड्रेस चाहे हमारे पास ना हो, पर इसके वर्चुअल वर्ल्ड का एड्रेस यानी आईपी एड्रेस मैं आपको दे सकता हूँ, पर 1 घंटे का टाइम लगेगा। 2 घंटे ले ले बद्री, पर किसी भी हालत में मुझे इस अंजलि का एड्रेस चाहिए, क्योंकि ये अंजलि एक ही लड़की है जो बता सकती है कि करण ने इतना भयानक कदम क्यों उठाया, क्यों जिंदगी से बेवक्त डिस्कनेक्ट हो गया। रियल जिंदगी की तरह टीनेजर्स और सभी एडल्ट्स की ऑनलाइन जिंदगियों में भी दोस्तियां अक्सर रोमांस में तब्दील हो जाती हैं। साइबर सेक्स भी इंटरनेट जगत की एक रियलिटी है, लेकिन इस केस में दोस्ती, रोमांस, साइबर सेक्स, इस सब के परे एक बहुत ही शॉकिंग राज था। वर्चुअल वर्ल्ड के एड्रेस ने पुलिस को रियल वर्ल्ड का एड्रेस दे दिया था। शक्ल पर इतनी मासूमियत और दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। ये 10,000 रुपए भी इसी दिमाग की उपज लगती है। सर आईपी एड्रेस मिल गया। कहाँ का एड्रेस है? जोगेश्वरी का, गौरव शिंदे नाम के आदमी का इंटरनेट कनेक्शन। सर उस गौरव ने हमसे झूठ बोला, वो करण से वैसे नहीं मिला था जैसे उसने हमें बताया। मैं आनंद नगर होते हुए जाऊंगा, ड्रॉप दे सकता हूँ तो चाहो तो। ओके। पर हाँ, वो करण से मिला जरूर होगा। उस एक लास्ट ऑनलाइन चैट के बाद
अंजलि तो आउट ऑफ पिक्चर है। अंजलि ने उसे चैट एप्लीकेशन पर एक मैसेज भी नहीं किया, एक SMS तक नहीं किया, जबकि उसके पास करण का नंबर था। वो फोन कहाँ से करती, क्योंकि अंजलि का कोई नंबर ही नहीं है। पर अब ये मामला गहरा लगता है। सर गौरव कहाँ है? सर वो निराली बार गया है, गाना गाता है ना उधर। आप कौन हो? मैं मिसेज उसकी ज्योति शिंदे। क्या हुआ सर? जरा अंजलि को बुलाना। अंजलि कौन साहब? गौरव की बहन अंजलि। और कौन? गौरव के आगे पीछे कोई नहीं है, ना भाई ना बहन, माँ बाप भी नहीं रहे। आप ये क्या बोल रहे हैं साहब? चचेरी ममेरी बहन होगी, कोई रिश्तेदार होगी। नहीं साहब, कोई नहीं है। हम दोनों का रिश्ता खुद ही डामाडोल चल रहा है, हम रिश्तेदारों से क्या रिश्ता रखेंगे? अपने दोनों तरफ कोई भी नहीं है अंजलि साहब। गौरव को फोन लगाओ। नहीं तू फोड़ ले उसके, जी माइनर प्ले कर रहा हूँ मैं। एक मिनट रुको यार। आ गया है। किधर है तू? निराली बाहर हूँ। और किधर? जल्दी बोल, जो भी काम है। ये अंजलि कौन है? बोल काहे को नहीं रहा है? ये अंजलि कौन? देख अभी मेरे दिमाग का दही मत कर, समझी ना? काम पे हूँ मैं, रखता हूँ। गौरव सुन। हेलो, कौन बोल रहा है? इंस्पेक्टर पवार बोल रहा हूँ। निराली बाहर आ रहे तुझे लेने के लिए। कहीं जाने या भागने के बारे में सोचना भी मत, बहुत बुरा हाल करूंगा मैं तेरा। गौरव शिंदे, लोगों से सुना कि तू बहुत अच्छा गाता है, पर हमने तेरा गाना कभी सुना नहीं। गॉड गिफ्ट है तो 2 पैसे कमा लेता हूँ। अरे भाई, इस रूम में गॉड वॉड नहीं आता। गौरव शिंदे, तू अच्छा गाता है तो मैं अच्छा बजाता हूं। अब तेरे मुंह से मुझे एक ही गाना सुनना है, करण और अंजलि के लव स्टोरी का। लेकिन याद रखना, गाने के सारे बोल असली होने चाहिए। अरे एक लाइन पिरो पिरो के गाना, एक भी लाइन गलत गाई ना तो बहुत बेसुरा आलाप सुनाऊंगा तुझे। तेरे कान के ड्रम फट जाएंगे। बोल, तू ही था ना करण को ब्लैकमेल करने वाला एडल्ट चार्ट को लेकर? गौरव दादा मेरी बात सुनिए, प्लीज प्लीज दादा मेरी बात सुनिए। अबे क्या सुनूं बे तेरी? हाँ, सारी बातें पढ़ चुका हूं मैं। नंगा खड़ा तू मेरे सामने, समझा? गौरव दादा ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। तूने मेरी बहन अंजलि के दिमाग में गंदगी भर रखी है। उसे गंदी गंदी बातें की है चैट पर, गंदी गंदी तस्वीरें भेजी है, वीडियो क्लिप भेजी है। हो दादा, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ। ये प्यार है? हाँ साले ठरकी, तेरे को शर्म नहीं आती है? अडल्ट चैट को तू प्यार कहता है? आई एम सॉरी दादा, आई एम रियली वेरी सॉरी। अबे सॉरी का अचार डाल रहे, बहुत महंगी पड़ने वाली है तेरे को ये, बहुत भारी पड़ेगी ये गंदगी साले। सर मैं तो टाइम पास कर रहा था सर, मुझे लगा थोड़ा डराता हूँ, नचाता हूँ। नहीं गौरव शिंदे, ये सही लाइन नहीं गा रहा है तू। सही लाइन सही सुर में गा। करण को पैसे के लिए ब्लैकमेल तू ही कर रहा था ना? हाँ या ना? हाँ सर, मैं ही कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था बात यहाँ तक पहुँच जाएगी सर। मैं 10,000 कहाँ से लाऊंगा दादा? प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। ए छिचोरे, तेरे को लास्ट चांस दे रहा हूं मैं प्रायश्चित करने का, और तू यहाँ पे मुझसे तोलमोल कर रहा है? हैं? 10,000 रुपए दे, ये तो सीधे जेल जाएगा तू। मैंने बहुत ट्राई किया है दादा, मुझे 10,000 कहीं से नहीं मिल रहे हैं। मेरी फैमिली बहुत गरीब है दादा, मेरे बाबा भी नहीं है। अबे अंजलि तुझसे भी ज्यादा गरीब है, लेकिन इज्जत बिकाऊ नहीं है उसकी, समझा? तूने उसकी इज्जत पर हाथ डाला है, कीमत तो तुझे चुकानी पड़ेगी। कल तक इंतजार कर रहा हूं तेरे 10,000 का, अगर नहीं आए ना तो तू जेल गया समझ। सर मुझे मालूम है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मामला इतना सीरियस हो जाएगा। उस करण ने डर और शर्म के मारे अपनी जान दे दी। सॉरी सर, मुझे भी इस बात का बहुत खराब लग रहा है। तुझे और खराब तब लगेगा जब तू जेल में सड़ेगा। चल बता दे अभी, ये अंजलि कौन है और कहां है? देख गौरव शिंदे, मैं एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगा कि तू एक पैर से कमजोर है। तेरी दूसरी टांग भी मैं तोड़ दूंगा अगर तूने नहीं बताया कि अंजलि कौन है और कहां है। अंजलि कोई नहीं और कहीं नहीं, अंजलि मैं ही और आप लोगों के सामने।
अंजलि एक फ्रेंड स्क्वायर पर फेक अकाउंट है जो मैंने बनाया था। देखो करण, नंबर्स एक्सचेंज कर सकते हैं पर कॉल सिर्फ मैं करूंगी। जब तक मुझे करेक्ट लगे तब तक नो कॉल्स। अग्रीड? सर वो जो नकली प्रोफाइल में जिस लड़की की फोटो है। कौन है वो? सर वो मैंने इंटरनेट पर से डाउनलोड की थी। सुंदर थी तो चिपका दी, और उसी लड़की को करण सच समझकर चैट करता था। रोमांस, अडल्ट चैट सब। वो इमेजिन करता था कि मैं वही लड़की। प्लीज ऐसा मत करो करण, मुझे कुछ कुछ होता है। ओ गॉड, ओ नो, स्टॉप इट प्लीज। तुम सच में जानना चाहते हो मैंने क्या पहना है? बहुत ज्यादा ठीक नहीं हो रहे हो। नॉटी बॉय। इतना गंदा गेम खेला उस बेचारे लड़के के साथ। सर बेचारे तो हम भी हैं ना सर। बाहर में गाना गाने का कोई शौक नहीं और ना ही कोई ढंग की कमाई होती। पैसे कमाने का ये प्लान बनाया तूने? प्लान नहीं बनाया, वो तो कुछ और करते करते कुछ और हो गया। तो क्या कर रहा था तू? सिंगिंग करियर एकदम गोल है मेरा। सोचा था किसी टैलेंट शो में जाऊंगा, लेकिन उसके लिए भी पैसे लगते, इमेज विमेज लगती है। इसलिए मैंने अपना एक फैन पेज बनाया, फ्रेंड स्क्वायर। पर जैसे ही मैंने उस पर अपना थोबड़ा चिपकाया, सर एक लाइक नहीं मिला। एक मिला सिर्फ मेरा। फिर एक दिन यूं ही मैंने अपने प्रोफाइल फोटो की जगह एक सुंदर सी मॉरिशस की मॉडल का फोटो डाला, और देखते देखते मेरे अकाउंट को 800 लाइक्स मिले। तभी मैंने अंजलि का एक फेक प्रोफाइल बनाया, सोचा कभी काम आएगा। और रैंडमली करण ने उस पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, यानी अंजलि को, जिसको मैंने एक्सेप्ट की। उसके बाद तूने उसके लाइफ के साथ खेला? नहीं, इतना डीप नहीं सोचा था मैंने। मैं तो सिर्फ टाइम पास कर रहा था। फिर एक दिन ख्याल आया क्यों ना इससे 2 पैसे कमा लिए जाए। इसमें बुराई क्या है? वैसे भी मेरी बीवी मुझसे ज्यादा कमाती है। मैंने सोचा चांस लेते हैं, और तब ये अंजलि का भाई जाग गया। तेरे अंदर का अंजलि का भाई नहीं जागा था, तेरे अंदर का छिछोरा इंसान जागा। तेरे अंदर की विकृति, गंद और लालच जागी थी। उस भोले भाले लड़के को इतना डराया कि उस बेचारे ने शर्म के मारे अपनी जान दे दी। सर मुझे भी बहुत दुख है सर उस बात का, लेकिन मैं खूनी नहीं हूं सर। मैं सिर्फ थोड़े पैसे कमाना चाहता था। एक बात बोलूं? बोल। हमारी शादी के 6 महीने में मैं समझ गई थी कि अपनी नहीं पटेगी। तो फिर छोड़ देती मुझे? माँ बाबा ने बहुत प्यार से शादी की थी। तुझे छोड़ती तो उन्हें बहुत दुख लगता, पर देख ना मेरा गुड लक, तो खुद ही छूट गया मेरी जिंदगी से। सोचा नहीं था गौरव तो इतनी घटिया हरकत करेगा। करण इतना कमजोर नहीं था सर, ये सच नहीं हो सकता। देखिए नेहा जी, सच तो ये है कि ऐसा ही हुआ था। और अगर ये सच भी है तो एक बार हमसे बात तो करता। मुझसे भी उसने कुछ नहीं बोला। मैं और वो बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, सारी बातें शेयर की हमने एक दूसरे के साथ। एक बार वो एक बार बात तो की होती, कोई बुरा नहीं मानता, कोई नहीं डांटता। क्यों खामोशी से क्यों मार गया हमें? गौरव शिंदे पर आईपीसी की धारा 306 अबेटमेंट टू सुसाइड, धारा 294 ऑब्सीन एक्ट और धारा 385 लागू हुई है। वो इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है। इस केस में कोई हसीना नहीं थी, सिर्फ एक दीवाना था जो एक फेक सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल से मोहब्बत कर बैठा, और बहुत ही दुखद अंत हुआ इस एक तरफे इश्क का। हाड़ मास की असली दुनिया में अक्सर जो लोग खामोश होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, ये वर्चुअल वर्ल्ड उन्हें एक मंच देता है अपने अकेलेपन को और अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने का। कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि ये एक सेफ मंच है, पर हकीकत ये है कि इस वर्चुअल दुनिया की अंधेरी अज्ञात गलियों में कई क्रिमिनल्स
झूठे अकाउंट्स की आड़ में अपने विक्टिम्स के लिए घात लगा कर बैठे हैं। कभी ये लोग अपनी विकृति और अपने परवर्जन को अंजाम देने के लिए ऑनलाइन आते हैं, तो कभी दूसरों को एक वल्नरेबल पोजीशन में धकेल कर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, पैसे ऐंठते हैं। सोशल मीडिया यूज करने वालों को लगातार फ्रेंडशिप के सजेशंस आते हैं उनके प्रोफाइल से मैच करते हुए। इन सजेस्ट किए गए प्रोफाइल्स में से कुछ आईडीज जेन्युइन होते हैं और कुछ फेक, फर्जी अकाउंट्स। और इन फर्जी आईडीज को पहचानना नामुमकिन नहीं है, बस उसमें थोड़े सब्र और थोड़ी कॉमन सेंस यूज करने की जरूरत होती है। अगर हम किसी ऐसे फेक प्रोफाइल के हाथों फंसते हैं तो उसके लिए सोशल मीडिया को दोषी ठहराना ठीक नहीं होगा। सोशल मीडिया को जिम्मेदारी और सेफ तरीके से इस्तेमाल करने का दायित्व सबसे पहले यूजर पर है। ये बहुत ही दुखद है कि करण माने ने बदनामी के डर से इतना बड़ा गलत कदम उठाया। ऑनलाइन चैटिंग के वक्त सावधानी और फिर ब्लैकमेलिंग के दौरान समझदारी, शायद करण की जान बच सकती थी। हेलो उदयपुरा पुलिस कंट्रोल रूम। सर मेरा नाम गौरव शर्मा है। यहाँ रेहाली रोड पर सीमेंट फैक्ट्री के पास एक आदमी जख्मी हालत में पड़ा है। नाम सर महेश गोयल। हाँ महेश गोयल है सर। ठीक है, हम जल्द से जल्द पुलिस टीम और एम्बुलेंस भेज रहे हैं। यहाँ पे महेश गोयल नाम का आदमी जख्मी हुआ था, कहाँ है वो? सर अभी 10-15 मिनट पहले एक एम्बुलेंस आई थी, उसी में डालकर ले गए सर। चौधरी पूरा एरिया स्कैन करो, फॉरेंसिक टीम और फोटोग्राफर्स को भी बुलवाओ। सब। कहाँ ले गए हो? सर्व कृपा अस्पताल में। कौन आया था उसे लेने? घायल का आप भाई होगा शायद। सर महेश गोयल का ऑपरेशन चल रहा है, डॉक्टर से बात नहीं हो पाई। ये महेश गोयल नाम कुछ सुना सुना लगता है। क्या ये वही महेश गोयल है जो लोक जागरण पार्टी का कैंपेन करता है? वही है सर, मैंने लोक जागरण पार्टी का स्टिकर भी देखा उसकी बाइक पर। अभी कुछ ही दिनों में स्थानीय चुनाव होने वाले हैं। लोक जागरण पार्टी का जो उम्मीदवार है विक्रम चौबे, उसके प्रचार का सारा काम यही महेश गोयल देखता है। चुनाव के वक्त में ये चाकू छुरी चलना कोई हैरत की बात नहीं है। मुझे तो अभी से इस केस में राजनीति का रंग नजर आ रहा है। जब ये वारदात हुई उसके कुछ ही दिनों बाद उदयपुरा में काउंसलर पद के लिए स्थानीय चुनाव होने वाले थे। घायल होने वाला शख्स महेश गोयल एक पार्टी के उम्मीदवार की कैंपेन को लीड कर रहा था। अब एक बात तो तय थी कि इस घटना से क्षेत्र का राजनीतिक माहौल गरमाने वाला था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस केस से न सिर्फ राजनीति बल्कि कई लोगों की जिंदगी में भी तूफान आने वाला था। कई गड़े मुर्दे, कई गुप्त राज जो सालों से दफन थे, अब सबके सामने आने वाले थे। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भैया बहुत सीरियस हैं। आपको इस हादसे के बारे में कैसे पता चला? सर वो मैंने बताया था। आप कौन? गौरव शर्मा। सर जब पुलिस कंट्रोल रूम में मैंने फ़ोन किया तो महेश जी होश में थे। सर वो मैंने कमलेश जी को फ़ोन किया तो वो एम्बुलेंस लेकर आ गए। जब महेश जी होश में थे तो उन्होंने बताया कि उन पर हमला किसने किया? हाँ सर। कौन है ये चंदू? चंदू यानी चंदन गुप्ता, कस्तूरी गुप्ता का पति। वो कस्तूरी गुप्ता जो इंडियन प्रजातांत्रिक पार्टी की उम्मीदवार है और इस बार हमारे सामने चुनाव में खड़ी। विक्रम चौबे जी, आपको ये लगता है कि ये हमला पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से हुआ? बिल्कुल लगता है। महेश जी जोरों शोरों से हमारी पार्टी के चुनाव प्रचार में लगे हुए थे और हमें लोगों का अच्छा खासा समर्थन मिल रहा था, जिसकी वजह से ये चंदन और कस्तूरी घबरा गए। यार चिंता मत कर, भैया ठीक हो जाएंगे, उनको कुछ नहीं होगा। हम ये राजनीतिक दुश्मनी वाला एंगल जरूर टटोलेंगे। तब तक ये बताइए कि महेश जी की किसी से कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा? भैया के किसी से कोई दुश्मनी नहीं। वो तो बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति, उनकी कपड़ों की दुकान है और स्कूल में बच्चों की यूनिफॉर्म सप्लाई करते हैं। और 10 साल से सर वो लोग जागरण पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। जी हाँ, हमारी पार्टी को आगे लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान। उन्हें यकीन था कि हमारी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, इसीलिए चंदन ने और कस्तूरी ने उन पर हमला करा दिया ताकि हमारे कार्यकर्ता घबरा जाएं।
भैया ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए खून बहुत बह चुका है, अभी तो कुछ कहना जल्दबाजी होगी। डॉक्टर हम उनसे मिल सकते हैं? फिलहाल तो वो बेहोश है और एक ऑपरेशन भी बाकी है, वक्त तो लगेगा। इंस्पेक्टर, अगर आपने चंदन गुप्ता को गिरफ्तार नहीं किया तो हमारे कार्यकर्ता चुप नहीं बैठने वाले, हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। विक्रम जी, हम एक्शन लेंगे और बहुत जल्द मुजरिम हमारी पकड़ में होंगे, लेकिन अपने तरीके से छानबीन करके। तब तक आपसे एक विनती है कि शांति बनाए रखिए और अपने कार्यकर्ताओं से भी यही कहिए। अरे विक्रम चौबे पागल हो गया चुनाव के टेंशन में। चंदन भैया वो टेंशन ले नहीं रहा है, दे रहा है। उसके हाथ मौका लग गया है आपको बदनाम करने का, और वो वही कर रहा है। कहीं ये हमारी पार्टी में से तो किसी ने नहीं करवाया ना? सवाल ही नहीं होता। अगर किसी ने किया होता तो मुझे जरूर पता चलता। विक्रम को तो बैठे बैठे मुद्दा मिल गया हम पर निशाना उठाने का। बैठे बैठे दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। मुझे तो लगता है ये सब कुछ विक्रम का ही किया धरा है। लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए उसी ने ये नाटक किया। पर अब हम क्या करेंगे? तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलती ही रहती है। मैं सब संभाल लूंगा। एक तरफ जहां एक आदमी ऑपरेशन थिएटर में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका था। एक पार्टी इल्जाम लगा रही थी तो दूसरी पार्टी उन इल्जामों को बेबुनियाद बताकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस केस का एक तीसरा पहलू भी था जहां इस वक्त फिक्र और दहशत का माहौल बना हुआ था। मुझे खुद नहीं पता कि गड़बड़ कैसे हो गई। हाँ, मुझे पता है कि महेश काफी सीरियस है। अब क्या कर सकते हैं? हाँ, मामला तो गरमाएगा ही। देखिए, चुनावी माहौल काफी गर्म है। विक्रम चौबे हमारी पत्नी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है। अब विक्रम के घर में अगर किसी को जुकाम भी हो जाए तो उसका इल्जाम वो हम पर ही देगा। चुनाव जीतने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। महेश गोयल विक्रम चौबे के घर का सदस्य नहीं है, उसकी पार्टी का वर्कर है। और आपको बता दूं, उसे जुकाम नहीं हुआ है, उस पर हमला हुआ है, वो भी जानलेवा। और आप हम पर शक कर रहे हैं? वैसे हमने महेश गोयल से जुड़े सभी लोगों की डिटेल्स निकलवाई। उसकी किसी से दुश्मनी हो ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। सिर्फ एक ही कनेक्शन बन रहा है कि वो आपके खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहा है। और जैसा कि आपने कहा है कि चुनाव जीतने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। सारी हदें तो विक्रम चौबे ने पार कर दी इंस्पेक्टर। बाहर जाकर देखिए वो किस तरह से इस मुद्दे का इस्तेमाल करके लोगों की सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहा है। उनके कार्यकर्ता पूरी कोशिश कर रहे हैं हंगामा खड़ा करने की। ये तो हमने अपने वर्करों को रोक रखा है, वरना हमारी पार्टी की जड़ें भी बहुत गहरी हैं। हम भी ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। बाद में हमसे मत कहिएगा कि हमने आपको आगाह नहीं किया। चेतावनी के लिए शुक्रिया। वैसे ऐसे मामलों से निपटना हम जानते हैं। आप अपनी राजनीति कीजिए, हम अपना काम करें। आप गलत दरवाजे पे दस्तक दें। उन्हीं के पार्टी के किसी अंदर के आदमी का काम। तो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि एक तीर से दो शिकार। मेजर अटैक, हम लोग महेश जी को नहीं बचा पाए। जी सर, जी सर। सर, दूसरा यूनिट किसी भी वक्त वहां पहुंचता होगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं क्राउड पर काबू पाने की। 1 घंटे के अंदर सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगी सर। जैन सर। सर, क्राउड कंट्रोल से बाहर जा रहा है। अगर फोर्स यूज करने की परमिशन दे दें तो। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी एसपी साहब से बात हो गई है। वो लोक जागरण पार्टी के एमएलए प्रदीप प्रजापति से बात करेंगे कि वो अपने कार्यकर्ताओं को शांत रहने की अपील करें। तुम एक काम करो, ये FIR चेंज करो। ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस अब मर्डर केस बन चुका है। एसपी साहब, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? कार्यकर्ता बहुत गुस्से में है। महेश गोयल को बहुत मानते थे ये लोग, उनका अपना आदमी था वो। प्रदीप जी, अगर ये हिंसा बढ़ती रही तो उसका असर इन्वेस्टिगेशन पर भी होगा। अब आप ही बताइए कि हम इस वायलेंस को रोकें या इस केस को सॉल्व करें। ठीक, मैं अपने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हाँ, आपको भी एक बात की गारंटी देनी होगी कि आप जल्द से जल्द गुनहगार को पकड़ेंगे और उसे सजा दिलवाएंगे। आखिर मुझे अपने कार्यकर्ताओं को कुछ तो आश्वासन देना होगा। आई अश्योर यू सर, लेकिन इस वक्त बहुत जरूरी है कि ये आग काबू में आ जाए, तभी तो हम अपना काम सही तरीके से कर पाएंगे। ठीक है एसपी साहब, ठीक। विक्रम को फोन लगाओ, उससे बोलो कि बहुत हो गया अल्लाह मचाना, बस करो।
कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बाजी उल्टी पड़ जाए। अभी फोन लगा उसको। हम लोगों में से किसी ने नहीं किया है। तो फिर किसने किया? अभी तक पता नहीं चला साहब, लेकिन हम ढूंढ निकालेंगे, आप टेंशन मत लो। टेंशन मुझे नहीं, तुझे हो जाएगा अगर जल्दी पता नहीं लगा। साहब पक्का भाड़े के टट्टू थे, 2 थे ना, एक को तो पक्का ढूंढ निकालेंगे। एक मिल गया तो दूसरा अपने आप हाथ लग जाएगा। तू पहले एक को तो ढूंढ। साहब पता तो नहीं है, लेकिन हम ढूंढ निकालेंगे। लेकिन कब? सबसे यही डायलॉग सुन रहा हूँ। महेश गोयल पॉलिटिक्स में था, पर उसे इस तरह सड़क पर रोक कर मारना कोई मामूली बात नहीं साहब। वो जो कोई भी होगा डेयरिंग वाला होगा साहब। तो पता लगा ये डेयरिंग वाला डर के हमारे किस बिल में छुपा बैठा है? साहब मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि चंदन गुप्ता ने ही मेरे भाई का खून किया है, लेकिन आप उनसे पूछताछ करने की बजाय हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं। हमारे भैया के लिए उनका परिवार, उनकी पार्टी, उनकी दुकान, यही सब उनकी जिंदगी थी। साहब महेश गोयल इस एरिया में काफ़ी फेमस था। मुझे नहीं लगता इस एरिया कोई आदमी महेश के नाम की सुपारी उठाएगा। हो सकता है सुपारी लेने वाला बाहर का हो और जिसने सुपारी दी है वो यहीं का है। मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है साहब, पर कोशिश जारी। तू अपनी बता, तूने आखिरी काम कौन सा उठाया था? 6 महीने पहले ही तो बेल हुआ है। वो दिन है और आज का दिन तौबा कर लिया उस काम से। अब तो आप लोगों की मेहरबानी, सिर्फ दाल रोटी चल रही है साहब। दाल रोटी नहीं, बिरयानी भी मिलेगी। पहले कोई काम की खबर लेके आ। सर, चंदन गुप्ता, कस्तूरी गुप्ता और उनके सभी खास कार्यकर्ताओं के फोन रिकॉर्ड्स मैंने स्कैन किए। सबके रिकॉर्ड्स एकदम क्लीन है। राजनीति के दलदल में एकदम क्लीन रिकॉर्ड्स ज़्यादा शक पैदा करते हैं। वैसे भी ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर को मारना हो तो बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है, ताकि सब कुछ एकदम क्लीन दिखाई दे, ज़रा सा भी दाग ना दिखे। सर लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये पॉलिटिकल मर्डर हो ही नहीं, कोई और वजह भी तो हो सकती है। आखिर महेश भी पॉलिटिक्स में था, और जितना सीधा उसकी फैमिली हमें बता रही है, हो सकता है उतना सीधा शायद वो ना हो। ऐसा करो, महेश के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। हो सकता है कि कंकाल उसी की अलमारी में। महेश के परिवार, पार्टी और पुलिस सबका यही मानना था कि महेश का खून पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से हुआ था, लेकिन बहुत जद्दोजहद के बावजूद भी पुलिस को इस दिशा में कोई सुराग नहीं मिला था। लेकिन जब महेश के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले गए तब कई संदेहजनक और चौंका देने वाली बातें सामने आई, जिसने इस केस का रुख ही बदल दिया। तीर निशाने पे लगा है। यस सर। महेश गोयल की 16 मार्च तक रोजाना एक नंबर से बात होती थी। 16 मार्च के बाद एक बार भी नहीं हुई, और उसके ठीक 4 दिन बाद यानी 20 मार्च को महेश पर हमला हुआ। ये 44456789 ये किसका नंबर है? किसी पूजा जायसवाल का। इस पूजा जायसवाल की हर रोज महेश से बात होती थी, फिर अचानक बातचीत होना बंद हो गई। इस पूजा जायसवाल से अपना बातचीत करना तो बनता है। पुलिस ने क्यों बुलाया तुझे? पता नहीं। और ये महेश गोयल को तू कैसे जानती है? वो तो ये नूपुर जब से स्कूल में थी तब से उसके यूनिफॉर्म के लिए मैं उनकी दुकान पर जाती थी, बस इतना ही। मैं नहीं जानती ये पुलिस मुझसे क्या जानना चाहती है। देखिए, जब से मेरी बेटी स्कूल में थी तब से हर साल मैंने उसके स्कूल की यूनिफॉर्म महेश जी की दुकान से ही बनवाई है। इस स्कूल के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था। सभी स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म वहीं से बनती है। सभी जन जानते हैं महेश जी को, और मैं भी 10 साल से पहचानती हूँ। लगता है आप काफी करीब से जानती थी उन्हें।
आपके फ़ोन रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि आप दोनों में रोज़ाना बात होती थी। अब हर रोज़ एक नई यूनिफॉर्म तो नहीं बनवाती होंगी ना आप? ये कैसी जान पहचान थी कि कभी 4, कभी 6, कभी 8, कभी कभी तो 18 कॉल्स होते थे और हर कॉल कम से कम 3 मिनट का। मैंने कहा ना, मेरी सिर्फ जान पहचान थी और कुछ नहीं था। जब कोई इस तरह से नजरें चुरा कर कहता है ना कि कुछ नहीं था, तब जरूर कुछ ना कुछ होता है। मुझे भी दुख है उनके मरने का, लेकिन मुझे नहीं मालूम उन्हें किसने मारा और क्यों। वो बहुत भले इंसान थे। तो उस भले इंसान से आपने अचानक बात करना बंद क्यों कर दिया? और वो भी उनकी मौत के 4 दिन पहले। ना उन्होंने कॉल किया ना आपने। जान सकता हूं क्यों? जब तक आप जवाब नहीं देंगी मेरे सवाल चलते रहेंगे। मेरा उनके साथ रिश्ता था, बहुत ही करीबी रिश्ता। जब नुपुर 10 साल की थी, तब से मैं हर साल महेश जी की दुकान पर उसके स्कूल ड्रेस के लिए जाया करती थी। उन दिनों मैं अपनी शादी से खुश नहीं थी और मेरे पति दामोदर भी मुझसे नाराज रहते थे। तभी मुझसे महेश जी मिले और आप दोनों का अफेयर शुरू हो गया। मैं भी अपनी शादी से खुश नहीं। पूजा, हम दोनों का हाल बिल्कुल एक जैसा है और हम अपनी शादी भी हमारे रिश्ते में कोई बंधन नहीं था। हमें तो बस एक दूसरे का साथ अच्छा लगता था और हम एक दूसरे से अपने मन की बातें शेयर किया करते थे। फिर ये शेयरिंग अचानक 16 मार्च के बाद बंद कैसे हो गई? किसके घर पता चल गया था, आपके या महेश के? ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर क्यों 16 मार्च के बाद आप लोगों के बीच बात नहीं हुई? क्योंकि 16 मार्च को मैं अपने पति और बेटी के साथ में गांव जा रही थी और उसी दिन मैंने नुपुर की शादी तय होने जा रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे और महेश जी के रिश्ते की जरा सी भी भनक किसी को लगे जिससे नुपुर की शादी पे आ जाए। इसलिए हमने उन दिनों बात नहीं की, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उन्हीं दिनों इनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। इनका 10 साल से अफेयर चल रहा था, मुझे पता तक नहीं चला। कमलेश भैया, क्या आप जानते थे? नहीं भाभी, मुझे कुछ भी नहीं पता है और भैया के बारे में तो मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। पता नहीं क्या क्या छुपाया होगा हमसे और आगे क्या क्या आने वाला है। मैं जानता था वो मेरे साथ खुश नहीं थी। मुझे भी उससे कई शिकायतें थी, लेकिन मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। 10 साल वो किसी और के साथ, इतना बड़ा धोखा दिया उसने मुझे। पापा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि माँ ऐसा कर सकती है।
सर, पूजा और उसके पति दामोदर के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए। महेश गोयल की पत्नी शांति गोयल और कमलेश गोयल के रिकॉर्ड्स भी देखे। कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। लगता है इन दोनों की फैमिलीज को इन दोनों के अफेयर का पता नहीं। कमाल है, 10 साल से इनका अफेयर था, रोजाना बात होती थी, फिर भी किसी को कुछ नहीं पता था। महेश के पार्टी वर्कर्स तक को नहीं पता। पार्टी की पब्लिसिटी करता था और अपने कारनामों को पार्टी और परिवार सबसे छुपा के रखा। मुझे ऐसा लगता है कि इस महेश के पीछे एक और महेश छुपा था जिसे कोई नहीं जानता था। पता नहीं इस नकाब के पीछे छुपे महेश ने और क्या क्या कारनामे किए होंगे। महेश गोयल का एक नया चेहरा उभर कर सामने आया था जिससे उसके अपने भी वाकिफ नहीं थे। महेश ने बड़ी चालाकी से अपने उस चेहरे को नकाब के पीछे छुपा कर रखा था, लेकिन क्या कोई ऐसा था जो उसकी इस दूसरी शख्सियत को जानता था? साहब, इस एंगल को तो कुरेदा ही नहीं था। जब कुरेदना शुरू किया तो पूरा कुआं निकला। सीधा सीधा बोल। सीधी बात तो यह है साहब कि जो महेश था लेडीज के मामले में एकदम टेढ़ा था, एक नंबर का औरत बाज। फिर किसी को खबर कैसे नहीं हुई इस बारे में? बहुत चालू आदमी था साहब। उसका काम था स्टूडेंट लोगों का कपड़ा बनाने का। अब ज़्यादातर स्टूडेंट के कपड़े बनवाने और सिलवाने कौन आता है? उनकी माँ। ये साला महेश उन लेडीज लोगों पर लाइन मारता था। तो उसकी दुकान में काम करने वाले तो जानते होंगे ना इस बारे में? साहब, आपने बोला तो हमने खबर निकलवाई, वरना कोई दुकान में काम करने वाला इस मैटर पर क्यों बोलेगा भला? और ऊपर से जो लेडीज लोग थी वो सब शादीशुदा थी। अगर कंप्लेंट करती तो उनकी भी बदनामी होती, इसलिए वो भी चुप रहती थी। और साहब, ये पूजा जायसवाल अकेली नहीं थी, और भी बहुत रही होंगी, लेकिन कोई सामने क्यों आएगा भला? महेश की मौत की वजह कहीं यही तो नहीं? पूरा चांस है साहब। कैसे इंसान थे वो? मुझे लगता 20 साल की शादी में मैं उन्हें जरा भी पहचान नहीं पाई। माँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि पापा को कोई बदनाम कर रहा हो। अर्चना सही कह रही है भाई, इसमें जरूर चंदन गुप्ता की साजिश है। अरे भैया, ऐसे हो ही नहीं सकता। अरे विक्रम जी, पुलिस मुझसे पूछकर थोड़ी ना महेश का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा रही। वो तो जो जैसा था सामने आ गया। वैसे भी वो आप ही के पार्टी का सदस्य था, आप मुझसे ज्यादा जानते हो। कि मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि आप ये अनछंड कहानियां क्यों बना रहे हैं, ताकि महेश के नाम पे आप मुझ पे और मेरी पार्टी पे कीचड़ उछाल सकें। ऐसा मैंने सोचा तो नहीं था, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है हमें खुशी हो रही है उसमें। और एक बात, पूजा जायसवाल को हमने खड़ा नहीं किया, पुलिस खुद पहुंची थी वहां तक। और ये छोटी छोटी बात पर हमें दोष देना बंद कीजिए। राम राम। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। किस मुंह से माफी मांग रही हो? अगर ये सब नहीं हुआ होता तो मैं तो पूरी जिंदगी अंधेरे में ही रहता। तुम्हारी ये करतूत कभी सामने नहीं आती। मुझे अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। माँ, मुझे आपको देख के शर्म महसूस होती है। सर, ये तो तय है कि महेश का पूजा के अलावा बहुत सारी औरतों से चक्कर था, लेकिन ये पता लगा पाना मुश्किल है कि किस किस से उसका अफेयर है और किसने उसके मर्डर की साजिश की। पता चल जाएगा चौधरी। जब महेश का इतना गहरा राज छुपा नहीं रह सका तो ये साजिश कैसे छुपी रह सकती है? दिमाग बेच खाए हो क्या? समझा उसको, दुम पकड़ के बैठा रहे एक जगह। तू भी दोबारा फोन मत करना, माहौल ठीक नहीं है, समझा? सर, राघव आया, कहता है कोई बड़ी खबर है। बुलाओ उसे। साहब, आप वो मोहन शुक्ला को जानते हैं ना? हाँ, जानता हूँ। तेरी बिरादरी वाला ही है ना, हिस्ट्री शीटर। क्या वो साहब, उसका इशू चल रहा है इन दिनों। किसके साथ? सचिन जेटली के साथ। ये सचिन जेटली कौन है? साहब, हमारी बिरादरी का ही है, हिस्ट्री शीटर। कहाँ रहता है? यहाँ का नहीं है साहब, बाहर वाला है। मोहन, ये गलत है। काम तो किया ना मैंने। तू भी जानता है तूने क्या किया। एक तो सारा काम उल्टा कर दिया। मालूम है तेरी वजह से कितना बड़ा झमेला हुआ है। हमने बात की है सेठ से, कहा कुछ टाइम रुकने का। अरे लेकिन बस। साहब, वो चाय वाला है ना, वो मेरा दोस्त है। उसके कानों में जो पड़ा उसने मुझे बताया। मोहन और सचिन के बीच पैसे की बात पे कुछ पंगा चल रहा था। पक्का सुपारी के पैसे होंगे।
और साहब पिछले एक हफ्ते में हमारे यहाँ एक ही कांड हुआ है। सब बोल देते साहब, खुद ही आ जाते। ऐसे घसीट के क्यों लेके जा रहे हो साहब? बेइज्जती होती है मोहल्ले में। बुलाया तब जाता है जब खबर चाहिए हो, जब खबरें खोदनी पड़ती तो घसीटना पड़ता। चलो साहब मेरी बात सुनो साहब। सब नहीं साहब, बोलता हूँ मैं। सब वो थोड़ा पंगा हो गया साहब। कैसा पंगा? हमें भेजा गया था लेकिन सिर्फ सबक सिखाने के लिए। किसे? महेश गोयल को? जी साहब। उस गधे सचिन की वजह से सब हुआ सब। मैंने कहा था एक आध बार करना है, लेकिन वो मारता ही गया। अबे तेरा दिमाग फिर गया था क्या? कितनी बार घुसेड़ा तू? हमें पता नहीं चला यार। अब क्या गिन गिन के घुसेड़ता? अबे पागल, एक ही बार बहुत था। देखना तू, बहुत बड़ा पंगा हुआ तेरी वजह से। तो प्लान मारने का था, जान से मारने का नहीं। जी सर। किसका प्लान था? कौन मास्टर महेश को सबक सिखाना चाहता था? सेठ जी वो पैसे लेने कब आऊं? साले किस बात के पैसे? जो बोला था वो तो किया नहीं। किसने बोला था मारने को? सॉरी सेठ जी, वो गलती हो गई। वो मेरे साथ जो बंदा था ना, उसने ज्यादा ही हाथ घुमा दिया। कौन बोला था ऐसे पागल को साथ में ले जाने को? पता है वो महेश सीरियस है, शायद मर भी सकता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई सेठ जी। ऐसी की तैसी तेरी गलती की। कुछ दिन चुपचाप बैठ और दोबारा फोन मत करना मुझे, वरना तेरी ये गलती हमारे गले का फंदा बन जाएगी। मेरा कब साहब, मैं तो दोनों तरफ से फंस गया ना साहब। एक तो सचिन सुपारी के पैसे के लिए मेरा दिमाग खा रहा था, और इधर नरेश सेठ भी मेरा पैसा नहीं दे रहा था। ये नरेश कौन है? क्या काम करता है? सब नरेश सेठ का कैटरिंग का बिजनेस है। सचिन कहाँ मिलेगा? एक एक करके सारी कड़ियां जुड़ रही थीं और यह केस सॉल्व होने की कगार पर था। हमलावरों का मकसद महेश गोयल की जान लेना नहीं था, वो सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहते थे। इस हमले का मास्टरमाइंड था उसी इलाके में केटरिंग का बिजनेस चलाने वाला नरेश शर्मा। लेकिन नरेश शर्मा की क्या दुश्मनी थी महेश से, और वो उसे किस बात के लिए सबक सिखाना चाहता था? मारना वारना मत साहब, मैं सच सच बताता हूँ साहब। तेरे लिए वही सही है, बोलना शुरू कर। साहब मैंने तो सिर्फ पिटने को बोला था, वो भी थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने चाकू मार दिया, और वो भी कितने बार मुझे नहीं पता। आगे बोल, क्या सबक सिखाना चाहता था तू महेश को? साहब मेरा महेश के साथ कोई लेना देना नहीं। तो किसका लेना देना था? ये सब मैंने चंदन भाई साहब के कहने पे किया। आप गलत दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। उन्हीं के पार्टी के किसी अंदर के आदमी का काम है। चंदन गुप्ता भी इन्वॉल्व था इस क्राइम में। उनका मुझ पर बहुत एहसान है साहब। मेरा धंधा उन्होंने सेटल करने में मेरी मदद की थी। उन्होंने बोला कि महेश को सबक सिखाना ज़रूरी है, इसलिए मैंने मोहन को बोला, लेकिन मोहन अपने किसी सरफिरे दोस्त को अपने साथ ले गया और उसने ये कांड कर दिया। अब शायद हम सही दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं मिस्टर चंदन गुप्ता। बात क्या है इंस्पेक्टर? आपको इनवाइट करने आए, दावत रखी है पुलिस स्टेशन पे। केटरर भी आपकी पसंद का है, नरेश शर्मा, और आपके दोनों भाड़े के टट्टू मोहन और सचिन भी आ चुके हैं। सब आपकी राह देख रहे हैं। चलिए। महेश गोयल के मर्डर के पीछे आपका हाथ है? जल्दी बोलना शुरू करो चंदन गुप्ता, वैसे कल तक बात पूरे इलाके में फैल जाएगी। आपकी पत्नी की उम्मीदवारी भी कैंसिल हो सकती है।
ना भी हुई तो हारना तो तय है। आपका पैंतरा उल्टा पड़ गया। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था सर। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो भी आपने बोलना है अभी बोल दो। उसमें कितना सच है कितना झूठ है वो हम पता लगा लेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो आपसे उगलवा लेंगे। आप तो बोलना शुरू करो बस। ये महेश गोयल की नज़र बिल्कुल अच्छी नहीं थी। हर औरत पर गंदी नजर डालता था, गंदे गंदे इशारे करता था। काफी औरतों ने शिकायत की थी मुझसे। पानी सर से ऊंचा तब हो गया जब कुछ हफ्ते पहले एक औरत फिर से उसकी शिकायत लेकर हमारे पास आई। कब से चल रहा है ये सब? जी पिछले 3 सालों से। वो हमेशा मुझे गंदी नजरों से देखता रहता, गंदी गंदी बातें करता है, और अब तो मैसेज भेजने लगा है। हाँ जी, कैसी हो? आजकल मेरे मैसेज के जवाब ही नहीं दे रहे। इरादा क्या है? तो तुम्हारी इस खामोशी को मैं हाँ समझूं? जवाब नहीं दिया इसका मतलब समझ जाना चाहिए था आपको कि मुझे जवाब नहीं देना है। बंद कर दीजिए ये सब कुछ, नहीं तो क्या नहीं था? आपको दिखाना था इसीलिए मैसेज डिलीट नहीं किया। वो हर रोज़ इसी तरह के मैसेज भेजता रहता है और हर रोज़ मैं उसे डिलीट करती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे पति ने वो पढ़ लिए तो क्या समझ बैठेंगे वो। एक बार ऐसे भी लगा कि नया नंबर ले लूँ, लेकिन पति तो तब भी सवाल पूछेंगे ना। महेश गोयल 1 नंबर का बेशर्म इंसान है। वो जानता है मेरी मजबूरी को और उसी का फायदा उठा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आप ही मेरी मदद कीजिए। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। इलाके की कई औरतें परेशान थी उससे, मुझे आकर कंप्लेंट करती थी और मुझे बहुत गुस्सा आता था कि औरतें बेबस थीं, चुपचाप सह रही थी। तो महेश शराफत का मुखौटा पहने शान से घूमता था। जो मैसेज लिखता था, जो भेजता था, मैं तो आपके सामने बोल भी नहीं सकता। ये कोई कारण नहीं हुआ किसी की जान लेने का। आप एक पार्टी के लीडर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी मार डालें। मैं तो सिर्फ उसे पिटवाना चाहता था ताकि उसे सबक मिले और औरतों को परेशान करना बंद करे। अगर आप ऐसा चाहते थे तो पुलिस में कंप्लेंट कर सकते थे। अगर मैं ऐसा करता तो मुझ पर राजनीति करने का आरोप लगता। आप उन औरतों को भी कंप्लेंट करने के लिए बोल सकते थे। वो शादीशुदा औरतें हैं और महेश जानता था कि जो अपने पति से ये सब बातें नहीं कह सकती वो पुलिस में कंप्लेंट क्या करवाएंगी। तो आपने खुद ही ये समाज सेवा करने का फैसला कर लिया और अपने उस वफादार नरेश को ये काम सौंपा। और नरेश ने मोहन शुक्ला को बुलवाया। ये 10,000 एडवांस, बाकी सबक सिखाने के बाद। सेठ जी, इस काम को पूरा करने के लिए एक आदमी और लगेगा। 10 गुना पैसे उतने ही मिलेंगे जितने तय हुए। ठीक है। और मोहन ने बाहर से एक दूसरे हिस्ट्री शीटर को बुलाया, सचिन जेटली। दाम कम है क्योंकि जान से नहीं मारना, सिर्फ पीटना है। बॉल करेगा या नहीं? ठीक है चल। वैसे भी आजकल बहुत मंदी चल रही है यार, बता देना कब करना है। ठीक है, बोलता हूँ। और एक भाड़े के टट्टू ने हाथ ज्यादा घुमा दिया। अगर आप चाहते तो महेश के खिलाफ पुलिस केस बनता, उसे जेल भी हो सकती थी अगर आप कोशिश करते, लेकिन आप तो खुद ही फैसला करने निकले। अब आप महेश के मर्डर के जुर्म में जेल जाएंगे और साथ में जाएगा आपका वफादार नरेश। इन हिस्ट्री शीटर्स का तो अंदर बाहर चलता रहता है।
सर, ज्योति से बात हुई। उसने माना कि महेश की हरकतों से परेशान होकर वो चंदन गुप्ता के पास और आज भी है। चंदन गुप्ता, नरेश शर्मा, मोहन शुक्ला और सचिन जेटली, इन चारों को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के लिए और धारा 120 बी के तहत आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए बुक किया गया है। इंटेरोगेशन के बाद चारों आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, लेकिन ट्रायल शुरू होना अभी बाकी है। एक संगीन जुर्म, एक हत्या, किसी को सबक सिखाने के बेतुके जुनून का नतीजा था ये। इस केस के अंत में इस केस से जुड़े सभी लोगों को उनके साथ उनके अपनों द्वारा किए गए विश्वासघात के बारे में पता चला, जिससे उनके यकीन को गहरा धक्का लगा। क्या महेश को सबक सिखाने का यही एक तरीका था? क्या महेश गोयल की पुलिस में कंप्लेंट करके या उसकी पार्टी के किसी वरिष्ठ सदस्य से बात करके इस प्रॉब्लम का हल नहीं निकाला जा सकता था? अगर किसी ने बात करने की कोशिश की होती तो यकीनन इसका हल जरूर निकल सकता था। किसी भी तरह के हैरेसमेंट, उत्पीड़न से निपटने का यही एक प्रैक्टिकल तरीका है कि उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई जाए और डटकर उसका मुकाबला किया जाए। कानून को अपने हाथ में लेने से बेहतर है कि कानून के दायरे में रहकर ही समस्या का समाधान ढूंढा जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाओं को इस तरह के हैरेसमेंट का कदम कदम पर सामना करना पड़ता है और ये कभी भी आसान नहीं होता। अक्सर जब महिलाएं इसके खिलाफ आवाज उठाती हैं तो उन्हें बहुत से मोर्चों पर जूझना पड़ता है। कभी समाज में बदनामी का डर रहता है तो कभी कभार उनके अपने घर वाले भी उन्हें समझ नहीं पाते। अफसोस की बात यह है कि पीड़ा देने वाले से ज्यादा मुसीबतों का सामना पीड़ित को करना पड़ता है। लेकिन इन सभी रुकावटों के बावजूद सच नहीं बदलता और सच्चाई यह है कि हालात कितने भी निराशाजनक क्यों ना हो जाएं, लेकिन इस समस्या का समाधान कानून के दायरे में रहकर और अपनी आवाज बुलंद करके ही मिल सकता है, ना कि चुप रहकर और जुर्म का रास्ता इख्तियार करके। जरूरत है अपने आप पर विश्वास करने की और अपने आप को तैयार करने की। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, जीवन में जो सही है हमेशा वही कीजिए। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।